रही बात हनुमान बेनीवाल जी की, तो इतना ही कहूँगी कि उनका अभी जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसके बाद में उनकी पत्नी जब चुनाव हार गई, उसके बाद से उनके लगातार इस तरीके के बयान आ रहे जिसमें वो हर चीज़ को चैलेंज करने निकले। और 2-3 बार उन्होंने पब्लिकली ये चीज़ कह दी कि राजस्थान की जो भूमि है, जो कि आप सब जानते हो, हम सब इस बात में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि मानी जाती है। और यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि ये वीरों की भूमि और शूरों की भूमि और सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। और एक रह करके उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि यहाँ के जवान को और यहाँ के आम आदमी को तो लड़ना जो सिखाया वो मैंने सिखाया है। प्रेस वार्ता रखी है आपने? देखिए, पहले तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बीकानेर में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी बीकानेर पधार रहे हैं। और ये उस प्रकरण के बाद में पहली आम सभा होगी, बड़ी आम सभा होगी। और ये हमें ज्ञात हुआ है कि प्रधानमंत्री जी इसमें पूरे देश को नहीं, इस बार पूरे विश्व पटल पे अपना जो उनका मैसेज है वो देना चाहते हैं। और उसी के लिए जनसभा का आयोजन भी किया है। देशमुख में करणी माता मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके बाद में जनसभा होगी। यहाँ से नागौर से भी अच्छी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर के सब लोग लगे हुए हैं। कल भी मीटिंग हुई थी पार्टी के लेवल पे, प्रशासन के लेवल पे, सभी अच्छे से तैयारियाँ चल रही हैं। एक सफल सभा बनाने का प्रयास करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ पार्टी से लेने का नहीं है, ये एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी में भी क्लियर कट इस बार ये मैसेज है हम लोगों को भी, और जो पार्टी के पदाधिकारी उन लोगों को, कि इसको नागरिकों को, आम जनता को सामने रख करके और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसको पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके और राष्ट्रवाद की भावना के साथ में ये सारे कार्यक्रम जो भी एक श्रृंखला में आयोजित किए जा रहे हैं वो आयोजित किए जाए। कुछ कार्यक्रम हो चुके हैं, कुछ बाकी भी बचे हैं। तो ये मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है। इसी को आज आप लोगों के बीच में साझा भी करना चाह रहे थे। कल प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पे पधारे थे, व्यवस्थाओं को लेकर के प्रभारी भी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हों, नागरिक उपस्थित हों, पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके इस चीज़ को देखें। यही निवेदन आप लोगों के थ्रू जनता से। मैम, नागौर से कितनी संख्या में लोग जा सकते हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, मैं विशेष तौर से विधानसभा की अगर बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास नागौर विधानसभा से हम लोग मानते हैं कि लोग जाएंगे। बाकी जिसका जितना डिस्टेंस है वो आप समझते हैं कि मौसम भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी है, नौतपा चल रहा है, और चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी विधानसभा आसपास की है वहाँ से अच्छी संख्या में सभी विधानसभा से लोग जा रहे हैं। एक में हम हनुमान बेनीवाल धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों मारोड क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें बसपा के जो प्रत्याशी रहते लोकसभा के, उन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए तो ठीक है, ये फिर से जीत गया, पिछली बार भी जीते ही थे ना, आपको लेकर बयान दिया था। अब ये स्थिति है कि राजपूत समाज विरोध भी कर रहा है बेनीवाल का, तो ये क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं? एक तरफ विरोध भी हो रहा है, पहले उनके ही समाज के ताल्लुक रखने वाले लीडर ने कहा था कि हमारे लिए तो ठीक ही है। देखिए, सही कह रहे हैं वो। रघुनाथ जी महाराज की जयंती थी जिसका कार्यक्रम की शायद आप उल्लेख कर रहे हैं, उसकी वीडियोस मैंने भी देखी थी। और ये समय समय पर जातियों को बांट करके और आपस में राजनीतिक फायदे की चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो का एक बहुत आम विषय बन चुका है। और जो बसपा से जो कैंडिडेट खुद नागौर में खड़े हुए थे, उन्होंने खुद ये मान लिया था कि भाई मैं तो वोट डिवाइड करने की नियत से खड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, यानी कि मैं ना जीत जाऊँ और वोट डाइवर्ट हो जाए। हनुमान बेनीवाल जी अगर जीतते हैं तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होता। उन्होंने समाज में मैसेज देने का प्रयास किया था। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को, तो उनको कुछ समझदार लोगों ने स्टेज पर रोकने की भी कोशिश करी थी कि जो आप बात बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। रही बात हनुमान बेनीवाल जी की, तो इतना ही कहूँगी कि उनका अभी जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसके बाद में उनकी पत्नी जब चुनाव हार गई, उसके बाद से उनके लगातार इस तरीके के बयान आ रहे जिसमें वो हर चीज़ को चैलेंज करने निकले। और 2-3 बार उन्होंने पब्लिकली ये चीज़ कह दी कि राजस्थान की जो भूमि है, जो कि आप सब जानते हो, हम सब इस बात में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि मानी जाती है। और यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि ये वीरों की भूमि और शूरों की भूमि और सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। और एक रह करके उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि यहाँ के
जवान को और यहाँ के आम आदमी को तो लड़ना जो सिखाया वो मैंने सिखाया है, और इसी चीज़ को वो दोबारा कायम रखे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली इस तरीके के बयानों का कोई औचित्य नहीं बनता, और ना इस तरीके के बयान देने चाहिए जहाँ दो समाजों के बीच में लड़ाई हो। उन्होंने जो बयान दिया था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, और मुझे लगता है कि उनको इसके लिए एक सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कई लोगों की भावनाओं को आहत कराया, वो कोई एक विशेष समाज से नहीं आते। हम सभी लोग उस चीज़ से आहत महसूस करते हैं, क्योंकि हम वास्तव में इस बात के लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम राजस्थान से आते हैं, जहाँ मतलब इतिहास में अगर आप देखेंगे, अगर इतिहास में अगर मुगल राजस्थान के बियॉन्ड या साउथ तक नहीं जा पाए, तो उसके अंदर हमारे यहाँ के जो राजा थे उन लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने इतिहास के वो चुनिंदा पन्ने ही पढ़े हैं जहाँ पे उन्होंने किन्हीं किन्हीं चीज़ों को लेकर के, और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे वो एक पन्ना घुमा रहे हैं कि सब फला टाइम पे ये हुआ होगा, कुछ अलग अलग प्रथाएं थी, कुछ राजनीतिक दृष्टि से अगर कोई आपस में कोई अगर विवाह करे भी होंगे उस जमाने में, तो उनकी क्या मजबूरी रही होगी या उनका क्या उसके पीछे सोच रही होगी, इस भूमिका में भी जाना जरूरी होता है। सिर्फ उसको एक पन्ने पे निकाल करके कि फला साल के अंदर फला जने ने यहाँ पे ये किया था, ये किया था, ये किया था, मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है। इस तरीके की चीज़ों से अगर आप पब्लिक जीवन में होते तो आपको दूर रहना चाहिए। आज प्रधानमंत्री का वीडियो जो पुराना था वो वायरल बेनीवाल जी की ओर से किया कि पेपर लीक के मामले में उचित कार्रवाई करेंगे कांग्रेस सरकार की टीम में। अब क्या हो गया कार्रवाई के लिए? देखिए, कार्रवाई जारी है, लेकिन हमें एक उसके लिए मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको कहूँ कि 2021 की एसआई भर्ती की बात है जिसका विवाद अभी चल रहा है और जिसको लेकर के वो धरना दे रहे हैं, उसमें कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें आपको एक बैलेंस्ड व्यू लेना जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है सरकार की तरफ से जो कमेटी बनी है, कोर्ट की निगरानी में काम हो रहा है, अच्छा काम होगा। आप जानते हैं उसमें कई लोग हैं जो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी जो एसआई भर्ती के अंदर जो अभ्यर्थी थे वो खुद भी गिरफ्तार हुए हैं इसके अंदर। तो ये बात ठीक है, व्यवहारिक होगी मेरे हिसाब से कि जांच जारी रहे, लेकिन वो लोग जो 2021 में चुनाव जो एग्जाम दे सकते थे, शायद वो आज क्वालिफाई एज की वजह से ना भी कर पाए, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि 700 से ज़्यादा बच्चे उसके अंदर सिलेक्ट हुए थे। हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग ऐसे थे जो कि पेपर लीक के पेपर उनको मिल गए थे। और ये भी मुझे पता चला है कि एक इम्प्रॉम्प्टू इनका सरप्राइज टेस्ट लिया गया था, वही पेपर इनके सामने वापस रखा गया था कि 1.5 साल बाद में जिसने अगर किसी ने रट्टा होगा कि उसने पेपर उसको मिल गया और कल उसको पेपर देना है, तो शायद वो सवाल रट के जा सकता था, लेकिन 1.5 साल बाद में उसकी जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो उसका जो रिजल्ट भी आया जब इनके सामने वो क्वेश्चन के ऑर्डर चेंज करके वो रख दिया गया, तो मुझे लगता है कि कमेटी उन सभी चीज़ों का संज्ञान में लेगी। लेकिन ये बात तय है, और जहाँ हमारा कानून ये कहता है कि चाहे 100 बेगुनाह बच जाए, लेकिन चाहे 100 गुनाहगार बच जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह जो है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ भी लागू होती है कि बच्चों के, और आप समझेंगे कि एसआई भर्ती में कोई बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि समृद्ध परिवारों के बच्चे एसआई भर्ती में कम लोग आते हैं। साधारण परिवार के, किसान परिवारों के, एक साधारण बैकग्राउंड के बच्चे हैं, और इनके साथ न्याय होना चाहिए, सब मानते हैं। हम सबका मानना है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच जारी रहनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जो सरकार की तरफ से बनी हुई कमेटी है और कोर्ट है उसके अंदर अच्छा संज्ञान लेकर के बैलेंस तरीके की चीज़ें निकालेगा। रही बात बाकी भर्तियों की, आप सब में देखेंगे कई लोग हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं, और आगे आने वाले समय में जिसका रोल उसमें आता जाएगा। सभी भर्तियों के अंदर जिन्होंने चीटिंग करी है, जिन्होंने बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास किया, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। कार्यक्रम जारी रहेगा। धनंजय सिंह को आज नोटिस मिला है, नागौर और जोधपुर दोनों जगह से जिला जज क्रिकेट के बताया जा रहा है, आज नोटिस दिया। कैसा देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? गजेंद्र सिंह जी के बेटे हैं। देखिए, वो क्रिकेट की पॉलिटिक्स है, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मैं नहीं समझती कि उसके लिए कोई जगह है। अगर हाँ उन्होंने 2 जगह से एक साथ चुनाव लड़ा है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये लीगली पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन वो लड़ाइयाँ हैं जो लड़ने वाले लोग लड़ रहे हैं और कोर्ट में लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैम, कल या परसों मीटिंग थी, नगर परिषद में घटनाक्रम हुआ, सभापति मीटिंग में नहीं आई, अटेंड नहीं किया। ये बड़ा अप्रत्याशी सा है कि बीजेपी समर्थित है आजकल वो ना, लेकिन मीटिंग अटेंड नहीं करना, आयुक्त पे भी आरोप लगना, और ये चीज़ें चल रही है। तो ये इसे लेकर क्या किया जा रहा है? सरकार स्तर तक कोई बात पहुंचाई जा रही है क्या? देखिए, मेरे संज्ञान में भी ये चीज़ आई थी,
कि कुछ लोग हैं जो इस बात से निराश हैं कि उनके काम नहीं हो पा रहे। वो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने अच्छे से चुनाव में भी मदद करी थी और जनता का भी काम करने का प्रयास करते हैं। उन लोगों की कुछ शिकायतें रही थी पिछले समय से, तो जो हमारी सभापति हैं उनसे और जो बाकी पार्षद हैं उनसे मिल बैठ करके एक बारी बात करें, तालमेल का रास्ता निकला है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति वही प्रयास करता है जो राजनीति में होता है कि उनके लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। अगर उस चीज़ में कोई अड़चन आ रही है किसी प्रशासनिक रूप से, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सरकार में जिस भी लेवल से इसमें मदद की जरूरत है। एक में पंचायतों और पंचायत समितियों के परिसीमन को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है। जैसे अड़ाई को बता रहे हैं कि शिफ्ट किया जा रहा है बालाजी की तरफ, बड़ाया को तोड़ा जा रहा है, तो इसे लेकर कोई गुंजाइश है क्या, ये बच सके या इसमें कोई बदलाव या यथावत जैसी स्थितियाँ? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब परिसीमन होता है तो क्योंकि जनता की भावनाओं से और मतलब ये उनके रोजमर्रा के काम से जुड़ी हुई एक चीज़ है। अगर किसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो किस पंचायत में बैठा है, शहर से उसकी दूरी कितनी है, हेडक्वार्टर से कितनी दूरी है, आने जाने का रास्ता क्या है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रख के फिर पॉपुलेशन कितनी है, इन सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए एक प्रपोजल बनता है और उसके बाद में एक समय सीमा होती है जिसमें उस पर आपत्तियाँ जताई जा सकती हैं। और जिन लोगों के हमेशा सब सहमत नहीं हो सकते, सबका व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है कई बार, क्योंकि राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ है। लेकिन प्रयास यही रहेगा हमारा भी और सरकार का भी यही प्रयास है, चाहे पार्टी की तरफ से जो कमेटी बनाई हुई है और जो प्रशासन है, हम लोगों का यही काम है कि जो जनता की सही भावना है वो सही लोगों तक पहुँचाई जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो लोकल लेवल पे जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं इनमें अड़चन ना आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायत समितियों को लेकर के, परिसीमन को लेकर के जब फाइनल प्रिंट आएगा तो आप भी देखेंगे कि उसमें ज़्यादातर लोगों को जिसको कहना चाहिए कि खुश रहेंगे, राहत मिलेगी, ऐसा प्रयास रहेगा। एक मुद्दा मेहता सिटी का पशु मिलेगा, पशुपालक बाहर से आए थे, महाराष्ट्र काफ़ी स्टेट से, एमपी से, भैया इस गाड़ियों को राजस्थान की जो बॉर्डर है बांसवाड़ा में रोका गया था। ट्रक चालक क्या है वो घूम रहे हैं, कलेक्ट्रेट में कम से कम 4 बार आ गए, सुनवाई नहीं हो रही। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, ये दोनों जगह के तो सिर्फ राजस्थान की बात हो रही है, बांसवाड़ा की बात है। आज वो ट्रक ड्राइवर्स कुछ आकर के हमसे भी मिले थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी कि हमारे को एस्कॉर्ट के साथ में वहाँ भेजा गया था। तो जो हमारा प्रशासन है वो भी प्रयास कर रहा है वहाँ पे एसपी साहब से बात करने की। मैंने भी फ़ोन मिलाया, बात हो नहीं पाई, लेकिन एक्चुअल कारण क्या है वो जाने बिना मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर जो बताया जाता है उससे पिछली बार भी ये ऐसे मुद्दे आए थे। उनमें कुछ जेन्युइन केसेस थे और कुछ इस तरीके के केसेस थे जिन्होंने रास्ते से आवारा पशुओं को उठा लिया था और जो संख्या थी या जो सर्टिफिकेट उनके पास थे या जो यहाँ से पशु मेले से कागज़ बना करके गए थे वो पर्याप्त नहीं थे। उसका पुख्ता सबूत बाद में हमारे पास में आया था, तब से हमें समझ में आया कि इसके दोनों पहलू हैं। इनको जब तक सही तरीके से पुष्टि नहीं हो जाए उसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ठीक है मैडम